बीएमडी कॉलेज के इतिहास विषय के छात्र छात्राओं के लिए आज बीए पार्ट 2 कक्षा के अंतर्गत मध्यकालीन भारत से संबंधित पाठ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम भारत में अरबों के आक्रमण और अरबों के आक्रमण से भारत की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसका विश्लेषण करेंगे। विद्यार्थियों, भारत में अरबों के आक्रमण से पूर्व उत्तरी भारत में कई एक छोटी छोटी रियासतें अस्तित्व में आ गई थीं। भारत की जो पश्चिमी सीमा थी, उत्तर पश्चिमी सीमा, वह कमज़ोर हो गई थी। राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चाहमान या चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंशों का शासन पूर्व मध्यकाल के अंतिम चरण में रहा। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में ही विजय प्राप्त कर ली थी। अरबों के आक्रमण के समय सिंध में दाहिर का शासन था। भारत में अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसके उपरांत 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसका पुत्र महमूद गजनी हुआ। महमूद गजनी 998 ईस्वी में अब गद्दी पर बैठा था। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। उसकी आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था। वह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी था। उसने पहले भारत पर आक्रमण सबसे पहली बार 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अपने अधिकार करके वह अपने देश को लौट गया। 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध उसने आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है, जो महमूद गजनी के द्वारा किया गया। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर में सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया तथा कुछ संपत्ति लूट ली। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेबंद राय तथा तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबैरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब महमूद गजनी की चर्चा होने के उपरांत अब हम मोहम्मद गोरी
के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद गोरी गौड़ का एक छोटे से राज्य का शासक था जो 1173 ईस्वी में गौड़ का शासक बना। उसने पहला आक्रमण भारत में 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। उसका दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं तराइन का प्रथम युद्ध, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है ये, 1191 ईस्वी में हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता। दूसरा युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। यह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इसमें गौरी विजय हुआ। उसके उपरांत चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजय रहा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई गौरी से हुई, उसमें जयचंद ने गौरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही भारत में हिंदू शासन के पांव उखड़ गए थे। कमज़ोर हो गया था भारत में हिंदू राजवंश का शासन। हालांकि अंतिम रूप से हेमू विक्रमादित्य अंतिम शासक था जिसको दिल्ली की गद्दी से हटाकर तुर्क अफगानों का शासन दिल्ली पर शुरू हुआ। मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों का शासन स्वयं न कर अपने गुलाम सेनापतियों को उसका भार सौंप के गजनी लौट गया। इसलिए यहाँ जो शासन स्थापित हुआ उसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। उसकी हत्या जो है गौरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अब सल्तनत काल की स्थापना उसकी मृत्यु के बाद कैसे होगी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगान कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए शासक लोग खरीदते थे और तरह तरह के काम उनसे लेते थे। इसका राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया गया। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे बिहार में बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उसको ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति था। सेनानायक बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। उसके बाद ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, लेकिन वह सिर्फ 8 महीना ही शासन कर पाया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबड़ी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली ले आया। इसने हौज़े सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कून्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश ही वह पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के शासक जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसकी गद्दी पर उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज़ बैठा, लेकिन वह अयोग्य था। इससे परेशान होकर अमीरों ने उसको गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी घोड़े के सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रज़िया के प्रयासों से तुर्की अमीर उसके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहे।
रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। उसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या 1242 में कर दी जाती है। बहराम शाह के बाद 1242 में सुल्तान अलाउद्दीन मसूद को शासक बनाया गया। फिर 1246 में नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। यानी बलबन जो था क्या था, नासिरुद्दीन महमूद का ससुर था। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। बलबन क्या किया, अब आगे चल के 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में, यानी मंगोल जो शासक उस समय आक्रमण कर रहे थे उससे बचाने में वह सफल रहा। उसने द्रास दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू करने का कार्य किया। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों के आधार पर नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया अपने दरबार में। उसने अपने विरोधियों के प्रति आयरन एंड ब्लड की नीति, यानी लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के राज दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था, जो कि अयोग्य शासक था। उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन भारत के गद्दी पर रहा, जिसकी स्थापना 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसने दिल्ली के निकट किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही कर दी, कड़ा मानिकपुर में, इलाहाबाद के निकट। और 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली के गद्दी पर बैठकर सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सुधारात्मक कार्य भी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास ही सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की। अलाउद्दीन ने बुराइयों की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 यानी आधा कर दिया था। यानी जितना उपज होगा फसल का उसका आधा सरकार यानी शासक को दिया जाएगा। इसने खम्स यानी जो युद्ध अभियान में लूट का धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 यानी 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया, यानी 3 हिस्सा किसका, सरकार का। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए, जो बेईमानी करते थे, कम तौलते थे, उस व्यक्ति जो तौलने वाला कम तौलने वाला था उसके शरीर से उतना ही मांस काट लेने का आदेश दिया जितना वह कम तौल के देगा। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। राजा के लिए यानी शासक के लिए दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलवाया। सिकंदर सानी की उपाधि से वो अपने को विभूषित करवाता है। अलाउद्दीन ने मलुक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। शहनाई मंडी वह जगह थी जहाँ पे खाद्यान्न वस्तुओं की बिक्री की जाती थी। सराय अदल में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल तथा अन्य निर्मित वस्तुएं बिक्री के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोजशाही में मिलती है। खजाइन फतूह, अमीर खुसरो की कृति, रिहला, इब्न बतूता एवं फुतुस सलातीन इसामी की कृति है। अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, सेंसर तथा नाजिर, नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस करके उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे, यानी टैक्स थे। पहला चढ़ाई कर, यानी जो कि दुधारू पशुओं पर लगता था, और गढ़ी कर जो घर और झोपड़ी पर लगता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई।
उसके बाद मुबारक खिलजी शासक बना, जो उतना योग्य नहीं था। उसके वजीर ने उसकी हत्या करके खुसरो खां, जो उसका वजीर था, मुबारक खिलजी की हत्या करके सेना पर उसको हटा दिया गद्दी से। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन किया। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। गयासुद्दीन तुगलक जो था, अमीरों को भूमि के अधिकार पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों को खुदवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला वह पहला शासक था। उसने दिल्ली के निकट पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया, जो कि रोमन शैली में था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के, जूना खां यानी कौन, मोहम्मद बिन तुगलक का ही बचपन का नाम जूना खां था, जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित था, विद्वान था, योग्य था, लेकिन इसको सनकी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के विपरीत उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। उसने दिल्ली से राजधानी को शिफ्ट करके कहाँ ले गया, देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो कांसा का मुद्रा था, तांबा का मुद्रा था, शीशा का मुद्रा था, जिसकी मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। अफ्रीकी यात्री मोरक्को से इब्न बतूता 1333 में भारत की यात्रा पे आया। सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में नियुक्त किया और इसको 1342 में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जीन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। इसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा के निकट हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर राज्य की स्थापना की और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमद शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के दरबार में मकबरे पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख मुजाबुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजोधन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्र पर मकबरे भी बनवाए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके भाई फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाया गया। 1351 ईस्वी में उसे खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। इसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर लगाए, खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूटा हुआ माल, जजिया एवं जकात को वसूलने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया और इसने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें प्रमुख है हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद टोपड़ा गांव से एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। इसके शासनकाल में सबसे अधिक दास थे, लगभग 1,80,000। दासों की देखभाल के एक नया विभाग खोल दिया गया था, जिसका नाम था दीवाने बंदगान। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशेर सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लुटे हुए
1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी तथा तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा तथा बीक कहा जाता है। इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। इसके काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। इसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। इसके बाद इसके वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही सिमट गया। तो तुगलक वंश के बाद देखेंगे एक सैयद वंश आएगा। इसके बाद 1414 ईस्वी में, जो 1451 ईस्वी तक राज करेगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसने उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि से अपने को खुश रखा। तैमूर लंग जो था इसका सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन नियुक्त किया। सैयद वंश के शासक के रूप में अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इसके बाद देखेंगे 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जो बहलोल शाह गाजी के उपाधि के साथ 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी का पुत्र 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने ही शुरू किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। उसने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों की मांस तोलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने तथा एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। उसके उपरांत इब्राहिम शाह आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। बाबर यानी मुगल वंश का प्रथम संस्थापक भारत में। इस युद्ध में वह मारा गया। इब्राहिम लोदी। बाबर की भारत को आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। इसके साथ ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही तुर्क अफगान शासन का समाप्ति भारत से होगा और मुगल शासन की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा की जाएगी। सल्तनत काल के शासन व्यवस्था के बारे में हम आगे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।